ये तो यार वैसे थोड़े से धर्म संकट वाली बात हो गई है कि हीरो को पसंद करना है या फिर जिसका चाइल्डहुड हीरो है उसको। बट एक बात तय है कि अगर लाइफ में आपको थोड़ी कम स्ट्रेस लेनी हो तो आर्ट्रुथ के जैसे बन सकते हो। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं आज के स्मैकडाउन के शो को, जहां पर स्टोरी लाइन ने काफी मेजर प्रोग्रेशन दिखाई और बाकी स्मैकडाउन के शोज की तरह नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो होती है सोलो सिकोवा के साथ, और मैं बता नहीं सकता मुझे कितना ज्यादा अच्छा लगा ये देख के कि सोलो सिकोवा के थीम पर जेकब फाटू एंड जेफ कॉब, जिनका ऑफिशियली नेम जेसी मटेयो हो चुका है, जो कि बोलने में अभी मेरे को थोड़ा सा अटपटा सा ही लग रहा है क्योंकि नए नाम के साथ फेमिलियर हम लोग इतनी जल्दी होते नहीं है। तो वो देख के अच्छा लगा कि चलो भाई कुछ तो चौड़ है सोलो सिकोवा की कि ये जो दोनों बंदे हैं वो उनके साथ आ रहे हैं। और जो पहले लग रहा था कि जेफ कॉब, जेसी मटेयो और ये जो है हमारे जेकब फाटू, इनके बीच में टेंशन हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने फिलहाल उस एंगल को थोड़ा सा ड्रॉप किया है। शायद वो किसी बड़े टाइम पर आने पे उसको दिखाएंगे। तो ये लोग अपनी एंट्रेंस करते हैं और सबसे पहले जेसी को इंट्रोड्यूस ही करते हैं सोलो सिकोवा कि मिलो उस बंदे से जिसने हेल्प करी है यूएस चैंपियनशिप को रिटेन करवाने में। उस टाइम पे जेकब फाटो के रिएक्शन वैसे इतने निकलते तो नहीं है, लेकिन बंदा अंदर ही अंदर उसको देख के लग रहा था, समझ में आ रहा है कि अबे इन्होंने क्या किया, मेरा टाइटल है, मैंने इसको डिफेंड करना था, वो मैंने कर दिया। आगे सोलो सिकोवा बोलते हैं कि रोमन रेंस ने तो सब कुछ लुटा दिया था रेसलमेनिया में, अब मैं उस जर्नी पर, उस पाथ पर निकल चुका हूं कि इस फैमिली में फिर से मैं सारी चीजें लेके आने वाला हूं। ऑलरेडी हमारे पास यूएस चैंपियनशिप है क्योंकि अब वो मनी इन द बैंक के आज क्वालिफाइंग मैच के अंदर भी होने वाले हैं। तो कहते हैं कि अब वो दोबारा से अपनी जो अपनी फैमिली है उसको ऊपर लेके आएंगे, और किसी को भी प्रॉब्लम है ना तो इन दोनों बंदों से तुम्हें पहले निपटना होगा। वो जेसी और जेकब फाटू दोनों की बात कर रहे होते। आज सोलो सिकोवा का प्रोमो मुझे बढ़िया लगा, और यहाँ पे तो जो उन्होंने शाइन किया है भाई, इतना ज्यादा सीरियस होते हुए भी कोई बंदा फनी कैसे हो सकता है वो मुझे समझ नहीं आता सोलो सिकोवा को देखते हुए। इसके बाद ना क्या होता है कि वो जेकब फाटो के स्टाइल में ही बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ऑल गैस नो ब्रेक्स की ये बंदा ऐसा वैसा है। जेकब फाटो ने माइक ही छीन लिया सोलो सिकोवा के हाथ से। तो जो मैं कह रहा था कि चौड़ा नजर आ रही है, वो अपने एक ही मूव के साथ जेकब फाटो ने वहीं पर ध्वस्त कर दी। उसके बाद जेकब फाटो अपना पूरा बोल रहे होते हैं कि भाई मेरे को तो वैसे भी मेरे को टाइटल जीतना ही था, चाहे तुम हो या फिर ना हो। तो वो एक बार फिर से ना ऐसे कह रहे होते हैं कि मैं इतना केयर नहीं करता सोलो सिकोवा तेरे बारे में। और लास्ट में वो जो अपना यार अमीन बोलते हैं, वो बोलने से पहले ही सोलो सिकोवा ने उनको रोक दिया। वो खुद अपना यार अमीन वो करके वो शुरू कर देते हैं। जेकब फाटो को डेफिनेटली वो पसंद नहीं आया क्योंकि इनके बीच में टेंशन तो दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कोशिश करते हैं कि सोलो सिकोवा थोड़ा सा दब के ही है। और क्योंकि वो दब के है तो अभी एकदम से चीजें एस्केलेट नहीं हो रही कि एकदम से दोनों जो आपस में लड़ने लग जाएं। कहते सबको पता है यार जेकब फाटो तो कैसा है, क्या हम सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके बाद एक छोटी सी चीज डिमांड करते हैं सोलो सिकोवा जेकब फाटो से। कहते हैं यार वो कुछ तो बोलता था मेरे बारे में, क्या था वो, आई लव यू करके ऐसा कुछ समथिंग था, वो बोलना दोबारा से। इसके बाद जेकब फाटो सोचते हैं, बोला उन्होंने आई लव यू सोलो, लेकिन कोई पैशन नहीं, कोई अग्रेशन नहीं, कोई इंटेंट नहीं, कुछ नहीं था उसमें। ऐसा लग रहा था बंदे ने बस बोलने के लिए बोल दिया है, दिल से बातें उनकी निकल के नहीं आ रही। तो सोलो सिकोवा कहते यार ऐसे तो नहीं बोलता था यार, तू थोड़ा ये मैं तो आपको भी ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जो वहां पे डिलीवरी चल रही थी सोलो सिकोवा की वो कुछ अलग ही लेवल की थी। सोलो सिकोवा कहता ऐसे तो नहीं, इतने में ना धक्का सा भी दे दिया कि यार ऐसे मतलब कि थोड़ा सा वो भी हो जाते हैं कि यार ये मेरा बंदा था, अब ये क्यों नहीं कर रहा। अब जैसे ही धक्का दिया भाई, जेकब फाटो को देख के लगा कुछ कर देगा, उन्होंने अपने जो चश्मे हैं वो उतार दिए, लेकिन तभी एले नाइट का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता। तो मतलब इन्होंने बिल्कुल उस मूवमेंट पे आके फिर से लटका दिया कि जैसा कुछ होने ही वाला था जेकब फाटो सोलो सिकोवा के बीच में, लेकिन वो होता नहीं है। एंड देन इसके बाद जब एले नाइट आ जाता है निकल के, तो वो सामने से तो आता भी नहीं है, पीछे से आके वो उधर जेसी को ही पेल के चले गए और उसके बाद वहां से भाग लेते। तो सारे बंदे देख ही रहे होते। तो यहाँ पे फिर भी अभी ऐसा लग रहा था कि जैसे जेसी, जेकब फाटो और ये सोलो सिकोवा ये सब एकदम साथ में नहीं है, मतलब जेकब फाटो की अलग कंपनी है, लेकिन फिलहाल उस एंगल को डब्ल्यूडब्ल्यू ने उस तरीके से दिखाया नहीं। तो ओपनिंग तो मुझे स्मैकडाउन की बहुत बहुत सही वाली लगी। इसके बाद शो पर मिचिन वर्सेस एलेक्सा ब्लिस वर्सेस चेल्सी ग्रीन का मैच था। मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाइंग स्पॉट अपना कंफर्म करने के लिए था। अच्छी बात मुझे लगी कि ट्रिपल एच ने सोचा है कुछ एलेक्सा ब्लिस के बारे में, क्योंकि ये वाला मैच वो अपने जो सिस्टर एबिगेल है जो डीडीटी है उसके साथ वो जीत जाती है। और पीछे एक बहुत बढ़िया सा पोस्टर भी एक फैन लेके आया था जिसको एलेक्सा ब्लिस ने पोस्ट भी किया, तो वो थोड़ी सी जो पुरानी यादें हैं वो भी ताजा हो जाती हैं। इसके बाद शो पर मैच आता है फ्रैक्सियम वर्सेस डीआईवाई का। एक एईडब्ल्यू में किस तरीके का मैच होता है ना, जहां पर रेसलिंग तो बहुत धुआंधार होती है लेकिन स्टोरी उसके पीछे कुछ नहीं है, तो बिल्कुल आपको उसका ग्लिम्स नहीं, ऐसा लगेगा कि आपके सामने एईडब्ल्यू ही शुरू हो चुकी है, बस अच्छी लाइट्स के साथ में। तो जितना मैं अप्रिशिएट करूंगा इस मैच में रेसलिंग को,
भाई कुछ मत देखो स्मैकडाउन से वाला रेसलिंग मैच, अगर आपको पसंद है तो आप देख सकते हो। वैसे मेन इवेंट भी बहुत ज्यादा धांसू था, लेकिन वो ये मुझे स्टोरी तो कुछ नजर आती नहीं इसमें। वो फेरी टेल एंडिंग, वो लास्ट मोमेंट पर जिस तरीके से फॉल्स फिनिशेस हो रहे थे, बहुत ज्यादा वो धांसू था। बट DIY ने इवेंचुअली इस मैच को जीत लिया। उसके बाद MCMGs भी आ जाते हैं और उसके बाद बस वही है, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। मेरे को तो स्टोरी समझ में आती नहीं देखो। और मैं तो आई थिंक वीकली शोज पर इतनी ज्यादा रेसलिंग प्रेफर भी नहीं करता, क्योंकि मैं उसको सोचता हूँ कि यार ये प्रीमियम लाइव इवेंट्स के लिए ठीक है। बाकी स्मैकडाउन और रॉ में अगर स्टोरी ज्यादा प्रोग्रेस करोगे तो वो चीज बढ़िया रहेगी, जो कि उन्होंने करी भी एंड में। लेकिन फिर भी यार मेरे को उसका मेन फोकस ऐसे ही लगा कि जैसे कि वो रेसलिंग दिखाने के लिए था। तो अगर आप उसके फैन हो तो डेफिनेटली ये वाला मैच आप बिल्कुल भी मिस मत करना। इसके बाद शो पर नेक्स्ट हमको बैक स्टेज से एक छोटा सा तो नहीं, काफी लंबा सा सिट डाउन इंटरव्यू होता है वेड बैरेट एंड R-Truth का, जहाँ ऑब्वियसली वेड बैरेट सवाल पूछ रहे होते हैं। और यहाँ से सबसे पहले तो कंफर्मेशन मिल चुकी है जॉन सीना वर्सेस R-Truth के सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के मैच की, तो वो यहाँ पे ऑफिशियल हो चुका है। और जो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो आप R-Truth से सीख सकते हो कि कैसे अवेयर ही नहीं होना लाइफ में तुम्हारी सिचुएशन क्या है। तो जब तुमको पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है तो तुम्हें कोई चीज बुरी भी नहीं लगने वाली। तो सवाल यही होता है उनसे कि भाई क्या किया जॉन सीना ने तेरे साथ, तो वो कहते हैं लाइफ बहुत ज्यादा टफ होती है, तुम इसको क्विट नहीं कर सकते। और जॉन सीना का पता ही है तुम्हें क्या कहता है कि नेवर गिव अप, वो सारी अच्छी अच्छी बातें भी जॉन सीना के बारे में बोल रहे होते हैं। हैसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट के सारे वर्ड्स नहीं है। वेड बैरेट कहते हैं वो भाई पता है तुझे तेरे साथ क्या हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। R-Truth कहते हैं कि हाँ लेकिन ये वो जॉन सीना नहीं है, और मैं जॉन सीना के साथ लड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर मुझे वो जॉन सीना दोबारा से लेके आना अपने सेंसेस में तो मैं लड़ लूंगा, और तब जाके मैं जॉन सीना को मारने को भी तैयार हूं। यानी अभी भी R-Truth को लगता है कि जॉन सीना भला ही आदमी है, उसका हल्का सा दिमाग खराब हुआ है, और वो भी हल्का सही है। जबकि इधर तो जॉन सीना पूरा ऑपोजिट हो चुका है। R-Truth की नजर में वो बहुत ही ज्यादा छोटी चीज है। और सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए वो कह रहा है कि ठीक है उसके हसल लॉयल्टी, वो अभी भी उनके जो वर्ड्स और स्लोगन्स है जो उनके टी-शर्ट्स पे छपते हैं उसी पे अभी भी वो उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। ऐसा उनको समझ में नहीं आ रहा कोई भाई खास कि जॉन सीना अब किस तरीके का आदमी बन चुका है। इंटरेस्टिंग है कि इनका मैच ऑफिशियल हो गया है अब, और जॉन सीना और R-Truth के बीच में मतलब किस तरीके से दिखाने वाले, क्या 5 सेकंड का मैच है, 10 सेकंड का है, 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, किस तरीके से WWE इसको दिखाएगी। बट आई थिंक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि R-Truth और जॉन सीना का मैच भी फेयरवेल टूर के अंदर होगा। बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट भी हैं, लेकिन मैं यार इतना अगेंस्ट नहीं हूँ अगर सही बताऊं तो। मे बी मैच के बाद क्या पता मैं कुछ और बात बोलूं, लेकिन यार वैसे भी जॉन सीना के फेयरवेल टूर में चीजें आड़ी टेढ़ी ऊपर नीचे चली रही है। तो उसके बीच अगर किसी बड़े प्रोग्राम के बीच में ऐसा लगता है कि ये चीज़ है तब आई थिंक थोड़ा वो बेकार सा लगता है। बट आई थिंक WWE सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर कुछ एक चीज़ करना चाहते जो भी, जिसके बाद वो मेजर स्टोरी लाइन्स के ऊपर आए फिर जॉन सीना की, तो शायद उस वजह से ये मैच है। भाई मेरे को इससे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम में बैठे हैं। आपका क्या ओपिनियन है उसके ऊपर, आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद हमको शो पर एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फेयर की बैक स्टेज एक बातचीत भी दिखती है, जहाँ पे एलेक्सा ब्लिस पता नहीं शार्लेट फेयर के साथ यारी दोस्ती करना चाह रही हैं, लेकिन शार्लेट फेयर उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। फिर जूलिया भी यहाँ पे आ जाती हैं, जिनका कंफर्मेशन हो गया कि वो स्मैकडाउन ब्रांड की सुपरस्टार हो गई है। तो कुछ तो WWE यहाँ पे भी शार्लेट और एलेक्सा ब्लिस के बीच दिखा रही है। वो किस तरीके से आगे लीड करेगा वो उसके लिए हमको आगे के स्मैकडाउन के शोज में पता चलेगा। बट इसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कि था ड्रू मैकिंटायर का। सबसे पहले तो भाई बंदा वापस आ चुका है, उसके लिए बहुत ज्यादा खुशियां हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से हमने सुना था कि सिर जाके लगा है सीधा कंक्रीट के ऊपर ड्रू मैकिंटायर का, वो कुछ भी कैसे भी हो सकता था। अब पहले डेवन प्रीस्ट के एक वीडियो पैकेज के अंदर हमको ये पता चल गया था कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए अभी फिर से ड्रू मैकिंटायर और डेमन प्रीस्ट का मैच होने वाला है, और इस बार ये होगा स्टील केज के अंदर। अब इसके ऊपर बहुत सारी बातें थी ड्रू मैकिंटायर के पास कहने के लिए। कहते हैं ड्रू मैकिंटायर, क्या बोला तूने कि तू एक ड्रू मैकिंटायर के वॉर्टेक्स के अंदर फंसा हुआ है? ओ भाई अगर तू मेरे लपेटे में ना होता ना अभी तो तू वैसे भी रेलेवेंट नहीं रहने वाला था। और उसके बाद कुछ सीरियस बातें उन्होंने बोल दी, जो कि डेवन प्रीस्ट को लोग वैसे ही कॉल आउट कर रहे हैं रिसेंटली कि अनसेफ है, क्योंकि जिस तरीके से वो सर गलती से उनकी वजह उनका ड्रू मैकिंटायर का लग गया था उनके साउथ ऑफ हेवन की वजह से। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैंने तुझे रेसलमेनिया में भी हरा दिया, तुझे मेरे से इतनी ज्यादा जेलसी है क्योंकि मैं तेरे से बेटर हूं, मैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने वाला था, लेकिन तूने मुझे जो सारे सपने हैं वो तोड़ दिए। और अब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर मैं एक चीज गारंटी करता हूं, और जब मैं गारंटी करता हूं ना तो वो चीज होती ही होती है। यहाँ पे अपने ड्रू मैकिंटायर नेम लेने में थोड़ा सा फंबल कर दिया था, लेकिन जरा आप देखना किस तरीके से उसको कवर किया है ड्रू मैकिंटायर ने। वो एक बहुत ही छोटी सी डिटेल है, लेकिन वो इनफ है बताने के लिए कि बंदा माइक पर कितना ज्यादा ब्रिलियंट है। मतलब ये तो कुछ मतलब अच्छे अच्छे सुपरस्टार भी फंबल मार जाए ना
तो वो दोबारा से ट्रैक में आने में टाइम ले लेते हैं। वो इतना ज्यादा स्मूथ और इजी है ड्रू मैकिंटायर के लिए कि वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। तो वो उनकी प्रोमो डिलीवरी वैसे ही हमेशा अच्छी रहती है। कहते हैं कि इस बार स्टील केज जब मैच होगा ना, एक बंदा बाहर निकलेगा और दूसरा बंदा स्ट्रेचर के ऊपर से आएगा। तो ये वार्निंग सी वो इशू कर रहे होते हैं। एंड देन जब ड्रू मैकिंटायर वहां से जाते भी है ना, तो सोलो सिकोवा की एंट्री होती है, क्योंकि वो मनी इन द बैंक के लैडर मैच में है। तो वहां पे एक छोटा सा फेस ऑफ भी दिखाया है, जहां पे ड्रू मैकिंटायर जेकब फाटो को देख रहे हैं और उनके पास यूएस चैंपियनशिप है। तो ये फ्यूचर के लिए आई थिंक कोई चीजों को टीज कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पे सोलो सिकोवा आ गए तो रे फिनिक्स वर्सेस जिमी ऊसो ये ट्रिपल थ्रेट मैच था, मनी इन द बैंक के क्वालिफाइंग मैच था ये। और शुरू में जरा वो देखना, सोलो सिकोवा जिमी ऊसो को देख के ऐसे ऐसे कर रहा था, अरे अरे भाई आजा आजा, हम दोनों भाई बंधु तो है। तो दोनों ने मिलकर मारा, लेकिन सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो ने नहीं, जिमी ऊसो एंड रे फिनिक्स ने मिलकर सोलो सिकोवा को मारा। और रिंग साइड पर आज सोलो सिकोवा की बहुत ज्यादा मदद हो गई है। एक बार जब जेकब फाटू आते हैं तो उसकी वजह से सोलो सिकोवा ने स्पाइक कर दिया जिमी ऊसो को, और उसके बाद जेसी मटेओ आते हैं तो वहां पे उनके आने की वजह से स्पाइक उन्होंने फिर रे फिनिक्स को कर दिया, और वो जो मैच है वो भी जीत चुके हैं। तो चलो, एक मैच के अंदर विक्ट्री मिली है सोलो सिकोवा को, और अब बंदा मनी इन द बैंक के लैडर मैच में है। तो देखते हैं यहाँ सब क्या अपॉर्चुनिटीज वो अपने लिए बना सकते हैं। इसके बाद फिर एलन नाइट भी आते हैं और स्टील चेयर लेके बता ना ऐसे अनाउंसर डेस्क के ऊपर खड़ा हो जाता है कि अब मैं मारूंगा अब मैं मारूंगा। तो वहां पे निकोल्डिस आ जाते हैं और एक आउट ऑफ नोवेयर मैच अनाउंस हो चुका है जेसी वर्सेस एलन नाइट के बीच में। तो आज उनको अपना जो डेब्यू मैच है वो ही मिल गया है, और इस मैच से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का बंदा है जेफ कॉब जेसी। वो ऐसा है कि वो मतलब आप बहुत सिमिलर कह सकते हो जेकब फाटू से। इवन उनका जो फिनिशर भी है वो स्कूप पावर स्लैम करके जो उन्होंने मारा, भाई वो एकदम इतना भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी जिस तरीके से वो मूव करते हैं वो थोड़ा अलग तरीके की वाइब दे देता है, जैसे हम जेकब फाटू के केस में देखते हैं। और इस मैच में विक्ट्री भी जेसी मटेओ को ही मिली है। तो इसका मतलब क्या, आप समझ लो कि एलन नाइट को अगर उन्होंने आके अपने डेब्यू मैच के अंदर पिन किया है तो ठीक है, प्लान्स तो हैं स्ट्रांग। मेरे को ऐसा लग रहा था कि किस लेवल पर डब्ल्यूडब्ल्यू देख रही है। वैसे तो अब आप इतना कह भी नहीं सकते कि शुरू के कुछ हफ्ते तो हर एक नए बंदे के लिए सही होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार किसी के साथ आते ही पोपट भी हो जाता है, जैसे हमने वो विंची के साथ देखा था। तो वैसा वाला तो ऑब्वियसली नहीं होना था सीन, बट फिर भी जो भी है डब्ल्यूडब्ल्यू उनको तगड़ा और स्ट्रांग तो दिखा रहे हैं कि हाँ ये बंदा आया है। तो अब सोलो सिकोवा का जो बैंड है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। इसके बाद शो पर एक प्रोमो भी था शिंसुके नाकामुरा का, और ये तो पता नहीं आ जाते हैं उठ जाते हैं, जब इनकी मर्जी होती है आ जाते हैं। अभी मनी इन द बैंक का क्वालिफाइंग मैच है तो वही एलिस्टर ब्लैक के बारे में थोड़ी बहुत बात कर रहे होते हैं कि अरे तू डार्कनेस में रहता है क्योंकि तू उजाले से डर, पता नहीं क्या सब बात है। ठीक है, तुम आते तो हो, उसके बाद चले जाते हो, फिर तुम्हारे बारे में कोई याद नहीं रखता, फिर तुमको दोबारा से स्टोरी बनानी पड़ती है। तो इतना टाइम नहीं है फैंस के पास, या तो कंसिस्टेंट दिखाओ, वरना ये आना जाना ऑन ऑफ करोगे तो भाई कोई इंटरेस्ट लेने नहीं वाला तुम्हारे अंदर। बाकी इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, और भाई साहब ये तो कुछ खतरनाक किस्म का ही काम हुआ है। अगेन ये भी स्मैकडाउन के ऊपर एक बहुत बढ़िया रेसलिंग मैच स्टोरी लाइन के साथ, तो इसीलिए इसमें मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट आया है। मैच में सीन ये होता है कि मतलब ऑब्वियसली नाया जैक्स हैं तो भारी भरकम चीजें होंगी, पावर बॉम्ब हमने इस मैच के अंदर देखा, कुछ फॉल्स फिनिशेस भी काफी सारे थे। लेकिन मस्त बात तो होती है जब नेओमी आ जाती है स्टील चेयर के साथ, और उसके बाद जेड कारगिल आती है उनको बजाने के लिए, और यहाँ से मून सॉल्ट के ऊपर टिफनी स्टार्टन का पहली बार किकआउट हुआ है, ऐसा हमको कमेंटेटर्स की तरफ से सुनने को मिला है। एंड देन एनाइलेटर के ऊपर भी वो जिस तरीके से गिरी ना नाया जैक्स उनके ऊपर टिफनी स्टार्टन के ऊपर, वो तो ऐसा लगा कि भाई शोल्डर वोल्डर का ही उखड़ के बाहर ना आ जाए, लेकिन उसके ऊपर भी रोप ब्रेक कर दिया। बिल्कुल यकीन नहीं हुआ नाया जैक्स को कि मेरे फिनिशर के ऊपर किकआउट हो चुका है। एंड देन वो बेल्ट लेके जा रही होती हैं, स्टील चेयर वो लेके आती हैं, और उसी का फायदा फिर टिफनी स्टार्टर ने उठा लिया, क्योंकि उन्होंने ऐसे लेग ड्रॉप ऐसे किक मार दी दोनों अपनी। एंड देन जब प्रीटियस्ट मूनसॉल्ट फिर से वो लगाती है तो इस मूव के साथ अपनी जो चैंपियनशिप है उन्होंने उसको रिटेन कर लिया है। और अच्छा मेन इवेंट था है, देखो विमेंस डिवीजन से है, लेकिन स्टोरी और रेसलिंग मैच अच्छा था, तो भाई एवरीथिंग इज ओके देयर। और अगर मैं रेट करूँ स्मैकडाउन को, देखो मैं 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा फिर भी, क्योंकि वो एक जो मेन हाईलाइट वाली चीज होती है अगेन वो आज के स्मैकडाउन के शो से मिसिंग थी। बाकी जॉन सीना और आर्ट्रुथ के मैच के लिए आपके क्या कमेंट्स हैं वो बता सकते हो मुझे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर लेना। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।